गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। ऐसा है, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं हम लोग पिछले क्लास में क्या देख रहे थे, जैसा कि हम हमेशा करते हैं क्यूमुलेटिव रिवीजन। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा बेलमेंट का मतलब डिक्शनरी मीनिंग है हैंडिंग ओवर या चेंज ऑफ पोजीशन, बट इसकी डेफिनेशन जो कि बताई गई है सेक्शन 148 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो बोलता है कि डिलीवरी ऑफ गुड्स, डिलीवरी गुड्स मूवेबल प्रॉपर्टी टू अनदर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय फॉर सम पर्पस, किसी एक कार्य के लिए, कोई एक पर्पस के लिए, अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट दे शैल व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड, जब पर्पस पूरा हो गया, बी रिटर्न, या तो वापस कर दो, और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम। या तो रिटर्न करना पड़ता है या फिर जैसा मैंने बोला उस हिसाब से उसको डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। हमने ये सब चीज़ों को एक एक करके तोड़ा और सबसे एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स निकाले और कैरेक्टरिस्टिक्स समझे। बट इसके पहले मैंने एक खास बात बताया था कि आपको पोजीशन और कस्टडी में डिफरेंस पता होना चाहिए। पोजीशन अगर विद कंट्रोल दिया गया है, फुल कंट्रोल दिया गया है, तो हम बोलते हैं बेलमेंट हुआ। अगर कंट्रोल नहीं दिया गया है तो इट इज़ कॉल्ड एज ओनली कस्टडी। फिर कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे। हमने देखा था पहला केस, जब मैंने आपको कार दिया हूँ यूज़ करने के लिए, कार का यूज़ हो जाएगा तो उसके बाद आप इसको रिटर्न कर देंगे मुझे। यहाँ पे कोई पैसा चार्ज नहीं किया, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ग्रेटिशियस बिलमेंट, क्योंकि ये आपको बेनिफिट दे रहा है, तो इट इज़ अ ग्रेटिशियस बिलमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ बेली ओनली। मुझे कुछ नहीं मिल रहा क्योंकि मैंने कोई पैसा नहीं लिया। दूसरा केस देखा था, सेम चीज़, मैं कार दे रहा हूँ बट बदले में मैं पैसा ले रहा हूँ। यहाँ पे ग्रेटिशियस नहीं रहा क्योंकि कंसिडरेशन इज इन्वॉल्व, इट इज़ अ नॉन ग्रेटिशियस बिलमेंट। इसमें दोनों को बेनिफिट मिलेगा, आपको कार का यूज़ करने मिलेगा और मुझे पैसा प्राप्त होगा। इट इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर एज वेल एज बेली। तीसरा एग्जाम्पल, जिसमें सनी होती है, वो एक क्लॉथ पीस लेके जाती है टेलर के पास और बोलती है टेलर बाबू इसका मुझे एक ड्रेस बना दो। टेलर बाबू ड्रेस बनाएंगे और ड्रेस बना के वापस दे देंगे, पर यहाँ पे भी वो पैसे चार्ज करेंगे। दोनों को कुछ ना कुछ मिल रहा है। सनी को गुड्स बना के मिल रहे हैं, उसको पूरे प्रॉपर सर्विसेज मिल रही हैं, और वहीं टेलर को पैसा मिल रहा है। नॉन ग्रेटिशियस बेलमेंट फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बेलर एंड बेली अगेन। और आखिरी केस देखा था जिसमें एक गाय है, वो गाय मैंने दिया था गुप्ता जी को, लाली, और ये गाय को वो रिटर्न करने वाले थे जैसे ही मैं साली की शादी से वापस आ जाऊं। गाय का ख्याल रखने के लिए दिया गया था। फ़ायदा किसका हो रहा है? मेरा हो रहा है, कोई पैसा नहीं चार्ज किया जा रहा, तो ग्रेटिशियस बिलमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर। ठीक है, इसके और कुछ बातें अभी देखना है हमको, इसके क्या राइट्स ड्यूटीज होते हैं, जो आपको बचपन में डाउट आता था, याद होगा आपको। आपको जब बचपन में फाउंडेशन लेवल पे ये पढ़ने मिला था, बेलमेंट वगैरह थोड़ा बहुत जानकारी मिली थी, वहाँ एक डाउट आता था, सर अगर कल चल के कार का डिस्ट्रक्शन हो गया तो क्या होगा, किसका नुकसान होगा। ये सब चीज़ों के ऊपर अपने को अभी डिस्कशन करना है कि नुकसान किसका होगा, कौन सा नुकसान कौन बेयर करेगा, किस किस प्रकार के नुकसान हो सकते हैं। ये सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करना है। इसके हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे पिछली क्लास में। डिलीवरी होना चाहिए गुड्स की। डिलीवरी दो प्रकार से हो सकती है। डिलीवरी मीन्स ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इट कैन बी आइदर एक्चुअल डिलीवरी, तो या तो गुड्स एक्चुअल में लाके दे दिए, और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी या इम्प्लाइड डिलीवरी, जब गुड्स तो नहीं लाके दिए बट गुड्स को लेने का कोई जरिया दे दिया। फॉर एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, या फिर कोई गुड्स की चाबी है कार की चाबी दे दिया, या बिल ऑफ लेडिंग दे दिया, रेलवे रिसिप्ट दे दिया। ये सब जो है, ये सब कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी के ही प्रकार हैं। फिर पर्पस होना चाहिए, एक डेफिनेट पर्पस होता है हर जगह, वो काम के लिए दिए जाते हैं गुड्स, जैसे कार का यूज़ करना है, कपड़े पे कुछ काम करके वापस देना है, तो ये सब क्या है, कुछ ना कुछ पर्पस है। पर्पस के बाद रिटर्न करना पड़ता है टू द ओनर। बेलर विल बी द ओनर ऑफ द गुड्स इन मोस्ट ऑफ द केसेस। कॉन्ट्रैक्ट होता है, बेलमेंट अराइजेस आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आइदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। बट एक केस हुआ था जिसमें कोर्ट ने बोला था कि देयर में बी बेलमेंट विच इज नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल,
जिसमें हमने देखा था स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस मेमन मोहम्मद का केस है। तो मेमन मोहम्मद जो होते हैं, इनके पास कार होती हैं जो ये इंपोर्ट करवा के लाते हैं। इस पे बोला जाता है, कस्टम्स अथॉरिटी आरोप लगाती है कि आपने इसके ऊपर कुछ भी टैक्सेस नहीं पे किए हैं और आप स्मगलिंग करके ला रहे हैं, और इसको जब्त कर देते हैं और बेच देते हैं। कोर्ट ने बोला कि यहाँ पे भले इनकी इच्छा नहीं थी, सो कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होता है जब कंसेंट होगी। सो यहाँ ना एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है ना इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, बट फिर भी यहाँ भी बेलमेंट हुआ है और कस्टम्स अथॉरिटी इज बाउंड टू रिटर्न द गुड्स। और क्योंकि उन्होंने बेच चुके होते हैं वो गुड्स को, सो यहाँ पे कॉम्पेंसेट करने फिर बोला गया था। फिर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, बेलर कंटिन्यूज टू बी द ओनर ऑफ द गुड्स, सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर होता है फ्रॉम बेलर टू बेली। फिर मूवेबल गुड्स होना चाहिए, ये भी मैंने आपको बताया था। अगर इमूवेबल गुड्स हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो उसमें बेलमेंट नहीं होता। उसमें भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को यूज़ करने दे रहा है, लाइक रेंट हो गया, मॉर्गेज हो गया, तो ये सब होते हैं, बट वो बेलमेंट नहीं कहलाता। बेलमेंट के लिए हमेशा मूवेबल गुड्स रहते हैं। फिर एक पॉइंट देखा था हमने, क्या डिपॉजिट ऑफ मनी गुड्स हैं। बैंक में अगर आप सेविंग्स अकाउंट खोलते हैं और वहाँ जाके पैसा जमा कर देते हैं, तो क्या यहाँ बेलमेंट है? तो डिपॉजिट ऑफ मनी इज नॉट बेलमेंट, क्योंकि गुड्स नहीं होते। मनी जो है वो प्राइस होता है, पैसा होता है, वो गुड्स में नहीं कवर होता। सो ये देखे थे हमने, ये मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं कवर होता, गुड्स में नहीं होता। और दूसरा, स्पेसिफिक गुड्स वापस नहीं मिलते हैं। जब बेलमेंट होता है तो वही चीज़ वापस मिलना चाहिए जो चीज़ मैंने दिया था। अगर वही चीज़ नहीं मिल रही, कोई और चीज़ दी जा रही है, तो इट इज़ नॉट अ बेलमेंट। मोड ऑफ डिलीवरी ऑलरेडी देख चुके हैं, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव। इसके बाद मैंने कालिया पेरुमल वर्सेस विजय लक्ष्मी का एक केस भी बताया था, जिसमें हमने देखे थे कि एक आंटी जी होती है, आंटी जी के पास बहुत अच्छी ज्वेलरी होती है, लेकिन पुराने फैशन की होती है। उनको उसको फिर से बनवाना होता है, लेकिन उनको भरोसा नहीं होता किसी के भी ऊपर, और इसीलिए वो क्या करती हैं, वो एक सुनार के पास जाती है, कालिया के पास। कालिया को बोलते हैं, तेरा क्या होगा रे कालिया, नहीं, कालिया को बोलते हैं, कालिया ये जो गोल्ड है इसकी मुझे ज्वेलरी बना दो, पर जो भी काम होगा मेरी नज़रों के सामने होगा। सो मैं आऊँगी, फिर काम चालू होगा, फिर जब काम पूरा होगा, आधे फिनिश जो ज्वेल्स होंगे, ज्वेलरी होगी, उसको हम बंद करेंगे। डब्बा रहेगा, डब्बे की चाबी मेरे पास, डब्बा आपके रूम में, आपके घर में एक रूम में रहेगा जहाँ कोई आता जाता नहीं, रूम को ताला रहेगा, वो चाबी भी मेरे पास रहेगी। एक दिन जब चोरी हो गई गोल्ड स्मिथ के घर पे, तो आंटी जी ने आरोप लगाया कि क्योंकि ये इनके घर में रखा था तो इनकी जिम्मेदारी थी उसको सेफ रखना। लेकिन कोर्ट ने बोला नहीं, यहाँ पे बेलमेंट का केस नहीं है, तो पोजेशन क्योंकि आपका है, कंट्रोल आपका है, चाबी आपके पास थी, तो यहाँ पे सुनार लायबल नहीं होगा। ठीक है, सो ये हमने पिछली क्लास में देखा था। फिर ये भी देखा था कि बेलमेंट ग्रेटिशियस और नॉन ग्रेटिशियस ऐसे दो प्रकार के हो सकते हैं। सो ब्रॉड क्लासिफिकेशन यही है। भले ही मैंने आपको 4 केस बताऊं, बट आप अगर कोई पूछे तो आप यही बोलेंगे कि 2 प्रकार के होते हैं, ग्रेटिशियस एंड नॉन ग्रेटिशियस। पर समझने के लिए वो चारों प्रकार ज़रूरी है। हम जब अब आगे पढ़ेंगे तो आपको हर एक एग्जाम्पल का इंपॉर्टेंस समझ में आते जाएगा। सो ग्रेटिशियस यानी नॉट फॉर मनी, एंड नॉन ग्रेटिशियस मीन्स फॉर मनी, जिसमें हम कुछ ना कुछ कंसिडरेशन पैसा ले रहे हैं। फिर डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बेलमेंट हमने देखा था, जो कि ऑलरेडी वैसे फाउंडेशन लेवल पे आपने पढ़ चुका है, कि सेल में ओनरशिप ट्रांसफर होती है, बट बेलमेंट में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, सिर्फ पोजेशन जाता है। ओनरशिप उसी व्यक्ति की होती है और इसीलिए गुड्स बाद में रिटर्न करना पड़ता है। इसके अलावा बाकी भी कुछ पॉइंट्स आपने ऑलरेडी पढ़े थे इस सेल और बेलमेंट के डिफरेंस के, जो आपने ऑलरेडी फाउंडेशन लेवल पे देख चुके हैं। यहाँ तक कोई डाउट है अगर आपको तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे और एक दूसरे टॉपिक पे चर्चा चालू करेंगे, ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड बेली। कोई भी डाउट? चलो, सो डाउट नहीं दिख रहा है, आगे बढ़ते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ड्यूटीज ऑफ बेली। सो अब तक हमने बेलमेंट समझ लिया, अब हम देखेंगे कि बेलमेंट में क्या क्या राइट्स और ड्यूटीज होती है, बेलर की भी और बेली की भी। सो दोनों के कुछ ना कुछ ड्यूटीज और कुछ ना कुछ राइट्स उत्पन्न होते हैं जब हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट करते हैं। सो हर केस में, जैसे यहाँ पे मिस्टर ए हैं,
मिस्टर ए ने अगर मिस्टर बी को एक कार दिए हैं यूज करने को, अच्छा स्क्रीन क्लियर नहीं है, एक सेकेंड, नेटवर्क इशू लग रहा है। शिफ्ट कर रहा हूँ नेटवर्क, 2 सेकेंड को मैं डिस्कनेक्ट होऊंगा, फिर से कनेक्ट होऊंगा। हाँ, सो मैंने नेटवर्क शिफ्ट किया हूँ। अगर अभी भी दिक्कत आए तो आप बता सकते हैं, मैंने हाई स्पीड नेटवर्क पे से कनेक्ट तो किया हूँ। ठीक है, सो कंटिन्यू करते हैं, अगर कोई तकलीफ आए तो आप ज़रूर मुझे बताना। सो सेम एग्जांपल हम देख रहे हैं, ए ने बी को एक कार दिया है, तो एक कार दिया उसने। ये कार ओनर कौन है? बेलर, बेलर इज द ओनर ऑफ द गुड्स। ये कार का पोजीशन ट्रांसफर हो रहा है टू द बेली। और ये कार यूज हो जाने के बाद रिटर्न करना पड़ता है। तो जब ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ आपकी जिम्मेदारी तो होगी। जब मैंने आपको कोई कार दिया हूं यूज करने को, आपकी कोई जिम्मेदारी होगी, मेरी कोई जिम्मेदारी भी हो सकती है। तो मैंने आपको जब कार यूज करने दिया तो मेरी भी जिम्मेदारी हो सकती है और आपकी भी हो सकती है। वैसे ही कुछ अधिकार होंगे, मेरे कुछ अधिकार हो सकते हैं और आपके कुछ अधिकार हो सकते हैं। सो हमको उनके बारे में ही चर्चा करना है। जो आपके मन में पहले डाउट आते थे, जब आपने शुरुआत में फाउंडेशन लेवल पे सिर्फ बेलमेंट की हल्की फुल्की आपने जानकारी लिए थे, तब डाउट आते थे आपको, सर अगर कल चल के कार का एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा, सो किसका नुकसान होगा। सो वैसे आपने पढ़े थे ओनर का नुकसान होता है, क्योंकि आपने सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा था, रिस्क और ओनरशिप साथ साथ जाते हैं, याद आ रहा होगा आपको। सेल ऑफ गुड्स एक्ट का काफ़ी रेफरेंस देता हूं मैं यहाँ पे। सो उसमें आपने देखा था कि रिस्क और ओनरशिप साथ साथ चलते हैं। जहां भी ओनरशिप जाएगी पीछे पीछे रिस्क आ जाएगा, सो पीछे पीछे आता है वो हमेशा। तो जब तक आप उसको स्पेसिफिकली अलग नहीं करते तब तक दोनों साथ साथ चलते हैं। सो यहां पे भी वैसे ही होता है। कल चलकर अगर कार का कोई डिस्ट्रक्शन होता है तो जिम्मेदारी किसकी? तो जनरली ओनर की जिम्मेदारी होती है। पर वही चीजें हमको अब समझना है कि किसकी कितने हद तक जिम्मेदारी रहेगी, किन परिस्थितियों में जिम्मेदारी रहेगी। तो पहले हम जिम्मेदारियों के ऊपर चर्चा करेंगे और फिर हम अधिकारों की बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं ड्यूटीज। ड्यूटीज में पहले हम बात करेंगे ड्यूटीज ऑफ बेलर। हाँ, पहले बेली बाद में बेलर, पहले ड्यूटीज ऑफ बेली, इसकी ड्यूटीज, इसकी जिम्मेदारियां। सोच के देखो, जब आप किसी की चीज ले जाते हैं तो आप कैसे रखते हैं उसको, आप खुद ही सोच के देखो क्या ड्यूटीज रहेगी। आप उसकी चीज का ख्याल ऐसे रखते हैं जैसे आपकी खुद की चीज होगी, यानी जैसे आप खुद की चीज का ख्याल रखते हैं उतना ख्याल तो रखना ही पड़ेगा ना कम से कम। हम ऐसा तो नहीं करते, अरे शशांक सर की कार है क्या, जाने दे, छोड़, अपनी कार ठीक है, उनकी कार जाने दो। तो ऐसा नहीं करोगे आप। आपका क्या काम है, अगर किसी भी प्रकार से आप अपने गुड्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो वैसे ही मेरे गुड्स को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, समझो मैंने कोई गुड्स आपको दिया, समझो टीवी, आपका खुद का भी टीवी है, मेरा भी टीवी, आपकी समझो टीवी की दुकान है। मैंने आपको टीवी दिया था रखने के लिए और उसकी कोई पर्टिकुलर बेलमेंट किया, समझो पैकिंग वैकिंग करना, ये सब चीज़ों के लिए मैंने दिया। अब आपके टीवी की दुकान के सामने मेरा टीवी रखा है, आपके भी टीवी वहीं रखे हैं, बारिश आ रही है, आपने अपने टीवी को अंदर रख लिया, मेरा टीवी भीगने दिया। सो ये सही है क्या? सो नहीं। आपने क्या करना चाहिए, उतना ख्याल तो रखना ही चाहिए जितना आप खुद के गुड्स का करते हैं। सो
वही पॉइंट यहाँ पे पहला जो ड्यूटी है, पहली जो जिम्मेदारी है वो दिखती है। सो द फर्स्ट ड्यूटी इज, पहली जिम्मेदारी है ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर। रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स। अब रीजनेबल का क्या मतलब है? रीजनेबल का मतलब है उतनी केयर करो जितनी आप खुद के गुड्स की करते हैं। सो आप अगर मेरी कार लेके जा रहे हैं तो आपको उस प्रकार से उसकी केयर करना चाहिए जैसे आप खुद की कार की केयर करते हैं। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ऐसे केसेस में आई कैन क्लेम फ्रॉम यू। ठीक है, सो मैं आपसे क्लेम कर सकता हूं। सो ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स। ध्यान रखो, रीजनेबल का मतलब है एक नॉर्मल व्यक्ति जैसे खुद के गुड्स की केयर करता है इन दी सिमिलर सर्कमस्टेंसेस, उतनी केयर करना है। अब सवाल ये आता है उसके बावजूद नुकसान हो गया तो क्या? समझो आप मेरी कार लेके जाते हैं, आपने कार बराबर पार्किंग में रखा, जैसे आपकी कार है वैसे ही बाजू में मेरी कार रखे आपने, पार्किंग थी प्रॉपर आपके यहाँ पे, आपने दोनों कार को साइड बाय साइड लगा दिया, बराबर रीजनेबल केयर कर रहे हैं। अपनी कार पे जब कवर डालते हैं तो मेरी कार को भी कवर करके रखते हैं। पर रात को बारिश हो रही थी, एकदम से बिजली कड़की और वो बिजली कड़क के गिरी मेरी कार के ऊपर, एकदम स्पेसिफिकली टारगेट था मेरी कार, और धाड़ से वो बिजली गिरी और मेरी जो कार थी वो निस्तनाबूत हो गई, फना हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, समाप्त हो गई, स्वाहा हो गई, खत्म हो गई। सवाल ये है क्या आप जिम्मेदार हैं यहाँ पे? सो देखो, हम जनरली ना यहाँ बिजली गिराते हैं, बिजली गिराने का एम ये होता है कि आप यहाँ सवाल नहीं करेंगे फिर कि सर आपकी गलती होंगी तो, सो इसीलिए बिजली गिराते हैं। नहीं तो मैं बोलूँगा एक्सीडेंट हो गया तो आपके मन में सवाल आएगा सर अगर गाड़ी अच्छे से नहीं चला रहे होंगे तो इसलिए हमारे एग्जाम्पल में ना बिजली गिरेगी। सो बिजली गिर गई अगर तो नुकसान किसका? अगेन वही रूल लगेगा जो पहले लगता था। कौन सा? ओनर का नुकसान, क्योंकि यहाँ पे आप तो कुछ गलत नहीं कर रहे ना। अब बिजली गिर गई उसमें आपका कोई लेना देना नहीं, आप तो केयर कर रहे थे गुड्स की, उसके बावजूद अगर खराब हो रहे हैं तो इसमें आप जिम्मेदार नहीं होते। सो आपका काम है एक रीजनेबल केयर करो, उसके बावजूद खराब होंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप जिम्मेदार नहीं हो। हाँ, लेकिन आप ही केयर नहीं कर रहे। अगर आप मेरी कार को पड़े रहने देते हैं, समझो बहुत तेज मूसलाधार बारिश हो रही है, आपकी कार भी थी मेरी कार भी थी, आपने अपनी कार को थोड़ा हाइट पे ले आया ताकि वो पानी में डूबे नहीं, उसमें पानी वानी ना घुसे उसके इंजन में, लेकिन मेरी कार वहीं पड़े रहने दी है। सो आपने एज अ बेलमेंट आपने मेरी कार ले गए थे लेकिन वो भीगने दिए और वो पूरा पानी में डूब चुकी है, अब उसके इंजन में पानी घुस गया। अब यहाँ पे क्योंकि आपने रीजनेबल केयर नहीं किया इसीलिए अगर नुकसान हुआ है तो फिर आप जिम्मेदार होते हैं। सो ड्यूटी क्या है? रीजनेबल केयर करो, इतनी केयर जितनी कि आप खुद के गुड्स की करते हैं उतनी केयर आपको करना पड़ेगा। अगर आप उतना करते हैं और उसके बावजूद अगर नुकसान होता है तो फिर आप जिम्मेदार नहीं होते हैं। सो पहली जिम्मेदारी, पहली ड्यूटी यही है, ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स। देखते हैं। सो ड्यूटीज ऑफ बेली बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको इसकी केस स्टडीज आएंगी। ठीक है, केस स्टडीज पूछी जाती हैं यहाँ पे, जनरली ऐसे डायरेक्ट नेचर के क्वेश्चन नहीं आते, स्टेट द ड्यूटीज ऑफ बेली, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे या कम मिलेंगे, बहुत ही कम। यहाँ पे आपको केस स्टडीज देखने को मिलेगी। अब तो फाउंडेशन में भी केस स्टडीज ही आती हैं, तो आपको पता ही है। सो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। सो अ बेली इज अ पर्सन टू होम गुड्स आर डिलीवर्ड, जिसको गुड्स दिया है, ही हैज़ द फॉलोइंग ड्यूटीज। तो क्या क्या ड्यूटीज हैं देखते हैं। पहला है ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर, रीजनेबल केयर करना चाहिए। कितना केयर? जितना आप खुद के गुड्स की करते हैं। सो इन ऑल द केसेस ऑफ बेलमेंट, कोई भी बेलमेंट हो वो फिर ग्रेटिशियस हो, नॉन ग्रेटिशियस हो, फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर हो, फॉर द बेनिफिट ऑफ बेली हो, फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बोथ द पार्टीज हो, कोई भी हो, वो हर बेलमेंट में आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप उसका रीजनेबल केयर करें। पैसे के लिए हो, पैसे के लिए नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं, हर केस में रीजनेबल केयर की जिम्मेदारी तो होती ही है।
So in all the cases of bailment, the bailee is bound to take as much care of the goods bailed to him. So itna care, as much care of the goods bailed to him as a man of ordinary prudence would. So एक रैशनल व्यक्ति, एक प्रूडेंट व्यक्ति जैसे खुद के गुड्स की करेगा, अंडर द सिमिलर सर्कमस्टेंसेस टेक ऑफ हिज ओन गुड्स ऑफ द सेम बल्क, क्वालिटी एंड वैल्यू एज द गुड्स बेल्ड। इन सिंपल वर्ड्स, उतना केयर करना है आपको जितना आप खुद के गुड्स का करते हैं। अंडर सिमिलर सर्कमस्टेंसेस आप अपने गुड्स के साथ क्या किए होते वही मेरे गुड्स के साथ भी करना है, ठीक है। सो आपने उतना काम करना है जितना एक रीजनेबल व्यक्ति, एक प्रूडेंट व्यक्ति, एक सजग व्यक्ति जिसको अपना भला बुरा समझता है, एक रैशनल व्यक्ति, सो जिसको आप इकोनॉमिक्स में रैशनल व्यक्ति बोलते हैं, सो वो खुद के गुड्स की जितनी केयर करेगा उतनी केयर आपको करना है। इन अदर वर्ड्स, द बेली मस्ट टेक रीजनेबल केयर of the goods, namely the care which an average prudent man can be expected to take care of his own goods in the similar circumstances. So same हालात में आप खुद के गुड्स की जैसी केयर करते हैं वैसी केयर करना पड़ेगा मेरे गुड्स की भी। अगर इसके बावजूद नुकसान होता है, so in spite of reasonable care, अगर the goods are lost or destroyed or deteriorated without any negligence on his part, so आपने कोई गलती नहीं की है, आपकी गलती नहीं थी, आपने बराबर केयर किया था, आपने बराबर पार्किंग में कार लगाया था, अच्छे से कवर किया था, प्रॉपर जगह रखी थी, कोई दिक्कत नहीं थी, पर बिजली गिर गई उसमें। अब बिजली को इच्छा हुई कि चलो गिर जाते हैं और बिजली गिर गई, सो बिजली गिर गई कार पे। इसमें ना आपकी गलती है ना मेरी गलती है, ना आप बिजली गिरा सकते हैं ना मैं बिजली गिरा सकता हूँ। हम लोग कोई कैटरीना थोड़ी है बिजली गिराएंगे वो गिराती है बिजली। खैर, सो बिजली गिराना हमारे हाथ में नहीं होता। सो इन स्पाइट ऑफ रीजनेबल केयर द गुड्स आर लॉस्ट और डैमेज्ड और डेटोरिएटेड। डेटोरिएटेड का मतलब होता है खराब हो जाना। विदाउट एनी नेग्लिजेंस ऑन हिज पार्ट, ही इज नॉट लायबल in respect of the damage of the goods. So he is not liable in respect of damage of the goods. So वो जिम्मेदार नहीं होता क्योंकि उसने अपना काम किया properly. It is open to the parties to increase or decrease the obligations of the bailee in the matter of care by special contract. यानी ये तो हो गया जनरल रूल, लेकिन आप इसमें रूल्स थोड़े चेंज कर सकते हैं। आप इसमें ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस बढ़ा सकते हैं, जिम्मेदारी ज़्यादा भी रख सकते हैं कि भैया देखो आपके यहाँ कुछ भी प्रकार से नुकसान हुआ तो वो आप भर के दोगे। सो फिर वैसा होगा, अगर वैसा एग्री किया है तो वैसा होगा, नहीं तो ये रूल लगता है। सो इट इज़ ओपन टू द पार्टीज टू इंक्रीज और डिक्रीज द ऑब्लिगेशंस ऑफ द बेली इन द मैटर ऑफ द केयर बाय स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट द स्टैंडर्ड ऑफ रीजनेबल केयर विल अप्लाई। इट इज़ ऑल्सो ग्राउंड, ये सेम रीज़न इसीलिए भी है कि बैंक में अगर कोई चोरी होती है ना, तो वहाँ पे बैंक लायबल नहीं होता। बैंक में समझो बैंक के पास कोई लॉकर में अपन ने कोई जेवर रखे थे। अब समझो मेरे पास बहुत पैसा है, अब मैं तो बहुत अमीर आदमी हूँ, मैं तो जेब से ऐसा 10 रुपये निकालता हूँ तो 20-25 हज़ार ज़मीन पे गिर जाते हैं, इतना पैसा है अपने पास। तो मेरे ना बैंक लॉकर में सोने के ईंटें रखे हैं, ऐसे बड़े ईंटें एकदम, तो ये ऐसे तो बड़े बड़े ईंटें मैंने रखा हूँ सोने के। अब अगर बैंक में डाका डाला किसी ने तो एकदम मनी हाइस्ट हो गया, वहाँ पे बैंक में डाका डाला, पूरा सोना निकाल लिए, सोना निकाल के गला वाला के बेच बाज दिए, लेके चले गए लोगों ने, पूरे लॉकर टूट गए मेरे। अब यहाँ पे क्या बैंक जिम्मेदार है? द आंसर इज नो। पहली बात तो यहाँ पे बेलमेंट भी नहीं होता, ये एक पॉइंट मैंने पहले ही बता दिया था। दूसरी चीज़, यहाँ बैंक रीजनेबल केयर करता है, एक गार्ड रहता है, कैमरे लगे होते हैं, सब चीज़ होती हैं। इसके बाद भी अगर चोरी हो रही है तो ऐसे केसेस में फिर बैंक जिम्मेदार नहीं होता। सो दिस इज ऑल्सो ग्राउंड वाई बैंक्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द होल्डर ऑफ अ लॉकर इन द इवेंट ऑफ एनी लॉस कॉस्ट टू हिम। सो यहाँ पे फिर बैंक जिम्मेदार नहीं होता, ठीक है। सो अगर लॉकर टूट रहे हैं, वहाँ से सोना चोरी हो रहा है, पैसे चोरी हो रहे हैं, तो यहाँ पे बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।
इनफैक्ट बैंक तो पता भी नहीं करता आपके लॉकर में क्या रखे हो आपने। तो मेरे लॉकर में सोने के ईंटें पड़े हैं, ये सिर्फ आपको और मुझे पता है, बाकी दुनिया में किसी और को नहीं पता। तो आप इतने अच्छे स्टूडेंट हैं तो मैं आपको पूरे सच बता देता हूँ, तो बहुत पैसा है अपने पास। खैर, बताना नहीं बाहर। खैर, पहला पॉइंट क्या है? ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर। रीजनेबल केयर करना है, इतना केयर जितना आप खुद के गुड्स की करते हैं उतना केयर आपको करना है, ठीक है। इसके बावजूद नुकसान होगा, आपकी जिम्मेदारी नहीं, मेरी जिम्मेदारी। इसके बाद भी बिजली गिरी तो मेरा नुकसान। दूसरा, सेकेंड ड्यूटी। फर्स्ट तो सिंपल है, सेकेंड, नॉट टू मेक अनऑथोराइज्ड यूज। उसका जो यूज है वो अनऑथोराइज्ड नहीं होना चाहिए। अनऑथोराइज्ड यानी क्या? जो मैंने नहीं करने बोला हूं। मैंने अगर बोला हूं कि भैया आप मेरी कार तो ले जा रहे हो, लेकिन कार को हाईवे पे मत ले जाना, सो आप वहां नहीं ले जा सकते हैं। होता है कभी कभी हम कार दे रहे हैं पर हम बोल रहे हैं ये पर्टिकुलर एरिया में मत ले जाना। जैसे मैं बोल रहा हूं कि भैया आप कार लेके तो जा रहे हैं लेकिन ये महल इतवारी के एरिया में मत ले जाना, क्योंकि वहाँ इतने बारीक बारीक रोड होते हैं, एकदम पतली पतली गलियाँ होती है। वहाँ पे अगर आप गाड़ी ले जाओगे, इधर उधर से कोई भी ठोक ठाक के चला जाएगा, सो मेरा नुकसान होगा। सो मैंने स्पेसिफिकली आपको बोला था कि महल इतवारी वाले एरिया में ये नहीं लेके जाना। अब यहाँ पे आपका ये काम है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस एरिया में नहीं ले जाओगे, जहाँ मैंने मना किया हूँ वहाँ पे आप गुड्स नहीं ले जा सकते, ठीक है। सो मैं जितना काम बोल रहा हूँ ना उतना ही कर सकते हो। सो आप उतना यूज करोगे जितना मैंने यूज करने को अलाउ किया हूं। मैंने बोला हूं आप हाईवे पे नहीं ले जाओगे तो वहां नहीं ले जा सकते। मैंने बोला हूं महल नहीं ले जाओगे, इतवारी एरिया में नहीं ले जाओगे तो वहां नहीं ले जाओगे। मैंने बोला हूं बर्डी में मत ले जाना, वहां भी बारीक बारीक गलियां होती हैं, सो वहां पे आप नहीं ले जा सकते। वैसे ही समझो मैंने कभी कपड़े दिया हूं प्रेस करने को, धोबी है, धोबी को मैंने कपड़े दिया हूं प्रेस करने को, सो वो प्रेस करके वापस करेगा, जितना काम दिया है ना उतना करेगा। सो उसको सिर्फ प्रेस करने दिए थे, प्रेस करेगा वापस करेगा, कंट्रोल पूरा दिया था उसको, बट वो अनऑथराइज्ड यूज नहीं करेगा। कभी आपने देखा नहीं होगा कि धोबी आपके कपड़े पहन के घूम रहा है, देखे क्या कभी आपने? धोबी है, आपने उसको कपड़े दिए थे, आपको दिख रहा वो जा रहा है धोबी, अरे मेरे कपड़े ये तो ऐसा कभी नहीं होता। सो वो ऐसा काम नहीं कर सकता, जितना यूज बोला है ना उतना ही करेगा। सो ही कैन नॉट मेक एनी अनऑथराइज्ड यूज ऑफ द गुड्स बेल। सो जितना काम बोला था उतना करो, उससे ज़्यादा करोगे और नुकसान होगा तो यहाँ पे फिर जिम्मेदारी होगी। जैसे मैंने बोला था कि इतवारी एरिया में मत लेके जाना, अब आपने वहाँ पे ले गए, सो यहाँ पे अगर कोई नुकसान होगा सो मैं आपसे क्लेम कर सकता हूँ। आपने इतवारी में ले गए थे, वहाँ पे कोई एक आया रैश ड्राइविंग करते हुए और उसने कट मारा और पूरी ऐसे स्क्रैच लगते हुए चली गई, मेरी कार में एकदम लंबी से स्क्रैच लग गई। सो ऐसे केसेस में ये जो नुकसान है इसको ठीक कराना है, इसका पूरा खर्चा मैं रिकवर कर सकता हूं क्योंकि अनऑथोराइज्ड यूज हुआ है। अब सॉरी, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज, ये तो ठीक है अनऑथोराइज्ड यूज, अब इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखो। अगर अनऑथोराइज्ड यूज हुआ, इसके बाद जो नुकसान हुआ इट इज बाय एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ नेचर, आपकी गलती से नहीं हुआ, तो क्या आपकी जिम्मेदारी रहेगी? आपने रीजनेबल केयर किया बट अनऑथोराइज्ड यूज भी किया। तो आपने इतवारी लेके गए गाड़ी, बहुत ध्यान से चलाए, कोई स्क्रैच नहीं मार पाया, कुछ नहीं, बराबर आप गए और वहां पे इतवारी में एक पार्किंग थी, वहां पार्किंग में आपने गाड़ी रखा। जैसे ही गाड़ी रखा आप बाहर उतरे, उतने में बिजली आई और कार पे गिर गई। सवाल ये है क्या अब आप जिम्मेदार हैं या नहीं? तो बताओ, इंडिया वांट्स टू नो, क्या लगता है आपको, क्या आपकी यहां जिम्मेदारी रहेगी? बिजली गिरी, बिजली अनऑथोराइज यूज था बट बिजली गिरी, समझो भूकंप आ गया, भूकंप आया, इतनी जगह खुली और बस उतनी कार नीचे चली गई और बस उतना ही हुआ, छोटा सा भूकंप था, तो कार जितनी जगह थी उतनी जगह पे भूकंप आया,
तो ऐसे केस में क्या जिम्मेदारी रहेगी? हाँ, तो आंसर इज यस, बेली की जिम्मेदारी रहेगी। इवन इफ इट इज ड्यू टू एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ नेचर, तो भी जिम्मेदारी रहती है, क्योंकि यहां अनऑथराइज्ड यूज हुआ ना, बात खत्म हो गई, रीजनेबल केयर भूल जाएंगे हम। हमने देखा जैसे ही अनऑथराइज्ड यूज हुआ सो बात खत्म हो गई। अब बेली जिम्मेदार रहेगा इवन इफ द लॉस इज कॉज्ड बाय नेचुरल सोर्सेस, भले ही भगवान के कारण हुआ है, एक्ट ऑफ गॉड हुआ है। तो भगवान है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट हाँ ऐसे वर्ड्स लिखे हुए हैं कानून में, कानून में एक्ट ऑफ गॉड वर्ड यूज किया जाता है। इसीलिए आपने देखा है ना, मूवी भी बन चुकी है इसमें, ओ माई गॉड, तो वो इसी के ऊपर बनी है, एक्ट ऑफ गॉड। तो गॉड है कि नहीं पता नहीं, बट कानून में ऐसे वर्ड्स देखने को मिलते हैं, एक्ट ऑफ गॉड। सो एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ नेचर, ऐसी कोई चीज हुई तो भी जिम्मेदारी जो है ये बेली की होगी, क्योंकि अनऑथराइज्ड यूज हुआ। ठीक है, इवन इफ ही टेक्स अ रीजनेबल केयर, इवन इफ द लॉस इज कॉज्ड बाय अनअवॉइडेबल रीजंस लाइक एन एक्ट ऑफ गॉड, फिर भी यहां पे बेली विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। तो ये पॉइंट पे आपको क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो अनऑथराइज यूज नहीं करना वहां तक तो ठीक है। हाँ, एक गिरीश का क्वेश्चन है, सर अगर नुकसान नहीं हुआ तो ब्रीच नहीं होगा ना? देखो, ब्रीच तो हुआ है, नुकसान नहीं हुआ तो कॉम्पेंसेशन नहीं होगा, वो अलग चीज है, पर ब्रीच तो हुआ है। ठीक है, सो इनका ऐसा सवाल है कि मैं अगर इतवारी पे लेके गया और वहां कुछ हुआ नहीं, मैं बराबर वापस ला लिया, तो फिर भी ये ब्रीच तो है। भले यार नुकसान नहीं हुआ, आपने बराबर घर पे ला लिए कार, तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये ब्रीच है। और ब्रीच है इसीलिए यहाँ पे एक और रूल लगता है, हम आगे देखेंगे, आई कैन टर्मिनेट द बेलमेंट, तुरंत मैं कैंसिल कर सकता हूँ, भले ही नुकसान हो या ना हो। ठीक है, भले ही मैंने 7 दिन को दिया था, मुझे पता लगा कि आप इतवारी एरिया पे ले गए, महल एरिया में ले गए, मैं तुरंत कैंसिल कर सकूंगा, बिकॉज इट इज अ ब्रीच। ठीक है, सो नुकसान नहीं हुआ तो ब्रीच नहीं होगा ऐसा नहीं है, नुकसान नहीं हुआ तो भी ब्रीच है। ठीक है, तो गलत तो है, बट हाँ अगर कोई नुकसान नहीं हुआ तो कॉम्पेंसेशन नहीं होगा, बट आई कैन सर्टनली कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। सो सेकेंड पॉइंट, ड्यूटी नॉट टू मेक अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स, तो अनऑथराइज्ड यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, it is the duty of the bailee to use the goods strictly in accordance with the terms of bailment. If he makes an unauthorized use of the goods, he is liable to make compensation to the bailer for any damage arising to the goods from or during such use of them. Any damage, any damage means any, कोई भी हो, so किसी भी प्रकार का डैमेज हो, so any damage, दिस लाइबिलिटी इज एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मीन्स 100%, ये होना ही है, सो आप इससे बच नहीं सकते। अगर अनऑथराइज्ड यूज हुआ तो द लाइबिलिटी इज एब्सोल्यूट, दैट मीन्स इट इज 100%। इट अराइजेस इवन इफ द बेली इज नॉट गिल्टी ऑफ एनी निग्लिजेंस और द डैमेज इज द रिजल्ट ऑफ एन एक्ट ऑफ गॉड और इनएविटेबल एक्सीडेंट। तो अगर आपकी गलती नहीं है तो भी ये लाइबिलिटी अराइज होगी। एब्सोल्यूट का मतलब होता है 100%, सो 100% ये तो लाइबिलिटी आना ही है। ठीक है, तो ऐसा है, एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इलस्ट्रेशंस। ए लेंस अ हॉर्स टू बी फॉर हिज ओन राइडिंग ओनली, ए ने एक घोड़ा दिया था बी को कि तुम इसको चला सकते हो। बी अलाउज सी अ मेंबर ऑफ हिज फैमिली टू राइड द हॉर्स, बी ने अपने लड़के को दे दिया, समझो बेटा चल तू तू चला ले चल, तो वो बेटे को बिठा दिया और घोड़ा दौड़ने लग गया। अब सी राइड्स विथ केयर, सी बराबर चला रहा है, हो सकता है वो एक प्रॉपर हॉर्स राइडर है, उसको प्रॉपर आता है चीज़ें, कैसे क्या घोड़ा चलाना वो सब पता है उसको। तो सी राइड्स विथ केयर, बराबर ध्यान से उसने चलाया, बट द हॉर्स एक्सीडेंटली फॉल्स एंड इज इंजर्ड, इसके बावजूद घोड़ा जो था वो गिर गया। बी इज लाइबल टू मेक द कॉम्पेंसेशन टू ए फॉर द इंजरी डन टू द हॉर्स। ठीक है, वैसे ही ए हायर्स अ हॉर्स इन कैलकटा फ्रॉम बी एक्सप्रेसली टू मार्च टू बनारस, तो उसको बनारस जाना था, कलकत्ता से बनारस जाऊंगा ये बोला था उसने। ए राइड्स विद ड्यू केयर बट मार्चेस टू कटक इंस्टेड, सो वो कटक चला गया, बनारस के बदले कटक ले गया उसने घोड़े को। द हॉर्स एक्सीडेंटली फॉल्स एंड इज इंजर्ड, ए इज लाइबल टू मेक कॉम्पेंसेशन टू बी फॉर द इंजरी टू द हॉर्स। ठीक है, सिंपल।
तो ये हो गया। थर्ड ड्यूटी, थर्ड जिम्मेदारी, ड्यूटी नॉट टू मिक्स विदाउट कंसेंट। ये इंपॉर्टेंट है, विदाउट कंसेंट, यानी कंसेंट से अगर आप मिक्स करोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं, विदाउट कंसेंट आप गुड्स को किसी और गुड्स के साथ मिक्स नहीं करेंगे। ठीक है, तो ड्यूटी टू नॉट टू मिक्स गुड्स विदाउट कंसेंट विथ हिज ओन गुड्स। सो ऐसा हो सकता है कभी कभी कि बेलर और बेली एक ही चीज़ में डील करते हैं, जो गुड्स बेलर के पास हैं वही बेली के पास भी थे, और बेली ने दोनों गुड्स को एक साथ रख लिया। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, उसको एक साथ मिक्स नहीं करना, एक साथ रखो लेकिन दे शुड बी सेपरेटेड। एक ही गोडाउन में रखो कोई दिक्कत नहीं है, बट सेपरेटेड होना चाहिए। कल चल के ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके कौन से मेरे कौन से पता नहीं लग रहा है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पे ड्यूटी इज नॉट टू मिक्स विदाउट कंसेंट। अब इसका मैं एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ आपको, ट्री डायग्राम। सो ड्यूटी नॉट टू मिक्स गुड्स। अब इसमें दो चीज होगी, एक हो सकता है अगर वो मिक्स करता है बट विथ कंसेंट करता है, तो ड्यूटी नॉट टू मिक्स जो है ना ये विदाउट कंसेंट है। अगर विथ कंसेंट मिक्स करता है तो विथ कंसेंट अगर मिक्स करता है तो ऐसे केसेस में देयर इज नो ब्रीच ऑफ ड्यूटी। तो यहां पे कुछ गड़बड़ नहीं हुई, यहां पे ये परफेक्टली वैलिड है। लेकिन विदाउट कंसेंट अगर मिक्स करता है तो यहां ब्रीच होगा। तो यहां पे कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच हो गया। अब विथ कंसेंट मिक्स किया तो क्या होगा, तो समझो विथ कंसेंट मिक्स किया था, उसने बोला था भाई मिला लेते हैं गुड्स, मेरा कुछ गेहूं था और बेली का कुछ गेहूं था, बेली को मैंने बोला ठीक है एक साथ रख लो, एक ही डब्बे में डाल दो, बाद में अलग अलग कर लेंगे। अब यहाँ पे थोड़ी बहुत क्वालिटी का फर्क भी पड़ सकता है, हो सकता है मेरे गेहूं जो है वो थोड़ा ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का था, उसका थोड़ा ख़राब क्वालिटी का था, बट कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे विथ कंसेंट मिक्स हुआ है ना तो कोई दिक्कत नहीं, महंगा है सस्ता है कोई लेना देना नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे जो मिक्सचर तैयार हो रहा है, सो ये मिक्सचर विल बी शेयर्ड इन सेम प्रपोर्शन। सेम यानी ओरिजिनल, सेम के बदले ओरिजिनली लिखो। ओरिजिनल प्रपोर्शन में शेयर करेंगे। जैसे मेरे समझो 10 किलो गुड्स थे और बेली के समझो 5 किलो गुड्स थे, तो वही 2:1 के रेशियो में ये शेयर किया जाएगा। ठीक है, सो अगर विथ कंसेंट किया है तो देयर इज नो ब्रीच ऑफ ड्यूटी। ये ध्यान रखना पड़ता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हम ये कुछ वर्ड्स भूल जाते हैं, हमको ये लिखना ज़रूरी होता है विदाउट कंसेंट, तो ये वर्ड्स अगर नहीं लिखेंगे ना तो मार्क्स पे इफेक्ट पड़ता है। तो कई बार होता है ना सीए एग्जाम्स में, कई बार बच्चे लोग बोलते हैं कि यार इंस्टीट्यूट मार्क्स नहीं देता, तो ध्यान रखो इंस्टीट्यूट मार्क्स इसीलिए नहीं देता क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी गलती होती है। अगर हम प्रॉपर लिखेंगे ना तो इंस्टीट्यूट मार्क्स नहीं काट सकता है। तो बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं कि जब हमको दिखता है कि इंस्टीट्यूट ने मार्क्स काटा है, बट ज़्यादातर केस में बच्चों की गलती होती है। बट अपने को बहाना मिल चुका है अब कि यार कुछ भी हो गया इंस्टीट्यूट ने मार्क्स नहीं दिया, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। एक चीज़ ध्यान रखो, इंस्टीट्यूट ने, हमने इंस्टीट्यूट क्यों बनाया सरकार ने, तो इंस्टीट्यूट जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो ये क्यों बनाई गई है, ये इसीलिए बनाई गई है ताकि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बने। तो इंस्टीट्यूट का काम सीए बनाना है, सीए बनने से रोकने के लिए नहीं बनाया इंस्टीट्यूट। तो इंस्टीट्यूट का काम ही है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनाना, तो क्रिएट करना, तो वो जानबूझ के नहीं रोकता है। बट हाँ हमारी गलतियाँ होती है, कहाँ कहाँ होती हैं अपन यहाँ पढ़ते पढ़ते देखेंगे।
मैं बहुत सारी ऐसी जगह बताऊंगा, छोटी छोटी जगह जहां पे हम गलती कर देते हैं और फिर उस गलती के कारण फिर हमको मार्क्स नहीं मिलते हैं, और ये छोटी छोटी गलती बढ़ के इतनी ज़्यादा हो जाती है कि फिर मार्क्स ओवरऑल पेपर में कम हो जाते हैं। तो इसीलिए ये चीज़ें ध्यान रखना ज़रूरी होता है, जो अपन जैसे क्वेश्चन बैंक वगैरह भी देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा साथ साथ में। ठीक है, सो क्वेश्चन बैंक अभी आपको मिलेगी, अभी वो प्रिंट होने गई हैं, तो प्रिंट होके आएगी तो थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मेरी बुक्स पुणे से आती है, तो वहाँ से फिर प्रिंट होके यहाँ पे आएगी, तो इसीलिए थोड़ा टाइम लगेगा। ध्यान रखो, कुछ कुछ छोटी छोटी जगह होती है। कभी भी इंसान जो है ना, आप अगर कहीं माउंटेनियरिंग करे होंगे या कभी आप ऐसे ट्रैकिंग पे गए होंगे तो आपने नोटिस किया होगा, कभी बड़े पत्थर से नहीं गिरता है कोई, बड़ा पत्थर तो दिख जाता है, कभी भी छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं, पेबल्स होते हैं, उसके कारण इंसान गिरता है। तो यहाँ भी वैसे ही होता है, बड़ी गलतियां तो पता रहती है हमको कि ये गलत हो गया, पर जो छोटी छोटी गलतियां होती ना, हमको ध्यान ही नहीं आती। हमको लगता है यार हमने तो बहुत अच्छा लिख के आए थे, लेकिन ये छोटी गलतियों में मार्क्स कट जाते हैं, और सीधा 5 मार्क का क्वेश्चन है, 1-2 वर्ड छूट गए, 2 मार्क कम, तो फर्क पड़ता है। तो इसीलिए अपन देखेंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन से वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। सो ड्यूटी है नॉट टू मिक्स, बट विदाउट कंसेंट मिक्स नहीं करना है। आप कंसेंट से करो तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी मिक्सचर तैयार होगा उसमें जो ओरिजिनल प्रपोर्शन है उसमें दोनों जन शेयर करेंगे। फिर दूसरी चीज, अगर आप विदाउट कंसेंट मिक्स करते हैं तो क्या होगा, तो ये नहीं करना था बट आपने कर दिया, तो यहां दो चीजें हो सकती हैं। पहली चीज, गुड्स कैन बी सेपरेटेड, गुड्स आर सेपरेबल, सेपरेबल है, अलग किए जा सकते हैं। और दूसरा है, गुड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, गुड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। तो गुड्स एक तो सेपरेट कर सकते हैं, तो सेपरेबल है। अगर सेपरेबल है, फॉर एग्जांपल समझो मेरे पास कुछ कपास था, रुई, कॉटन बेल्स, वो कॉटन बेल्स मैंने किसी और के पास बेल किया था, तो मैंने कोई कॉटन बेल्स आपको दिया था, समझो आपके गोडाउन में रखने के हिसाब से, और जो भी काम था, जो समझो पैकिंग होगा कुछ होगा, मैंने बेलमेंट के तौर पे ये दिया था। अब आपके पास भी आपका खुद का एक कपास है, कॉटन है, ये जो बेल्स हैं ये अलग अलग डब्बे बनाए जाते हैं। अब आपने दोनों डब्बे एक साथ रख दिए, कहीं मेरे डब्बे बीच में पड़े हैं, कहीं आपके डब्बे हैं, सो पूरे हौश पौश आपने मिक्स कर दिए पूरे गुड्स को। पर ये गुड्स तो आप अलग कर सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप इनको आराम से अलग कर सकते हैं, लेकिन अलग करने में खर्चा तो आएगा, क्योंकि जो कॉटन बेल्स होते हैं बड़े बड़े डब्बे होते हैं, तो उसको उठाना पड़ेगा, शर्मा जी के गुड्स अलग करो, अपने गुड्स अलग करो, सो एक हमाल लगाना पड़ेगा, उसका खर्चा आएगा। सो यहाँ पे ये जो खर्चा है, सेपरेट तो कर सकते हैं, बट जो सेपरेट करने का खर्चा है ये अब बेली बेयर करेगा, क्योंकि बेली का काम था मिक्स नहीं करना विदाउट कंसेंट, उसने कर दिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, सेपरेट कर सकते ना, तो सेपरेट कर दो, और सेपरेट करने का जो खर्चा है वो आप उठा लो। तो वही दिया है, अगर गुड्स सेपरेबल है सो बेली इज लायबल टू सेपरेट द गुड्स। कभी कभी होता है गुड्स आर नॉट सेपरेबल, आप सेपरेट नहीं कर सकते उनको, जैसे कि समझो तेल का डब्बा था, आपने आपके कुछ तेल थे उसमें ये तेल मिला दिया, ऐसे केसेस में अब हाँ, एक और पॉइंट आपको लग रहा होगा सर कपास सेपरेट कैसे करेंगे, तो उनमें जनरली मार्क होता है, तो जब भी हम कपास के बेल्स वगैरह होते हैं तो उसकी कोई पैकिंग अलग होगी, कोई ब्रांड होगा पर्टिकुलर, या थोड़ा कलर वलर में डिफरेंस होगा, तो उस प्रकार से समझ में आएगा। अगर कोई डिफरेंस है ही नहीं गुड्स में तो फिर तो दिक्कत ही नहीं आती, जब बिल्कुल ही एक जैसे गुड्स हैं तब तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। बट हाँ, अगर कोई अलग गुड्स थे, समझो मेरे कपास ज़्यादा अच्छा था, बेली का कपास थोड़े कम क्वालिटी का था, तो ऐसे केस में ये रूल लगेगा।
अगर दोनों इक्वल क्वालिटी के थे, इक्वल क्वांटिटी के थे, इक्वल प्रकार के थे, बिल्कुल सेम टू सेम, तब तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं आती। फिर अगर गुड्स सेपरेट नहीं किए जा सकते, जैसे कि समझो आटा था, वो आटे में मेरा कोई बेल किया हुआ आटा भी मिला दिया, बेली के पास मैंने अपना आटा दिया था, उसका खुद का भी आटा था एक डब्बे में, उसने वो आटे में मेरा भी आटा डाल दिया। अब ये तो दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती, जुड़ चुका है पूरा। तेल में तेल मिला दिया तो जुड़ चुका है, आप कुछ नहीं कर सकते इसको। तो वो जो मिक्सचर हो गया, गड़बड़ कुछ तो भी तैयार हो गया, तो यहां पे आप उसको अब अलग नहीं कर सकते। तो यहां पे क्या रूल लगेगा? तो यहां पे बेली विल कॉम्पेंसेट द बेलर। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स जो गुड्स तैयार हुए हैं, ही कैन कीप द गुड्स एंड ही कैन कीप द मिक्सचर। तो उसका जो पैसा है वो पैसा पे कर देगा, बट ही विल बी एबल टू कीप द मिक्सचर, वो मिक्सचर अब उसका हो गया। ठीक है, तो जो भी नुकसान हो रहा है वो ही विल पे टू द बेलर, क्योंकि उसने नहीं करना था ये, बट उसने कर दिया। तो ऐसे केसेस में ही विल बी लाइबल टू पे द कॉम्पेंसेशन, एंड ऑफ कोर्स ही कैन कीप द गुड्स, क्योंकि अब उसने पैसा दे चुका है, गुड्स तो अलग हो नहीं सकते, तो पूरा जो मिक्सचर तैयार हुआ है उस मिक्सचर को वो रख सकता है अपने पास। ठीक है, तो ये थर्ड ड्यूटी हो गई, ड्यूटी नॉट टू मिक्स द गुड्स विदाउट कंसेंट। देखते हैं, इतना पढ़ते हैं, फिर हम आगे की बात करते हैं। कुछ क्वेश्चंस आए थे, एक मैंने अभी देख रहा हूँ कि पीडीएफ चाहिए, मैं भेज दूंगा, वैसे मैंने ग्रुप में भेजा था तो मैं फिर से भेज दूंगा पीडीएफ आपको। उसके अलावा क्वेश्चन बैंक का एक क्वेश्चन दिख रहा था, तो क्वेश्चन बैंक भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि प्रिंट होके आएगी तो उतना टाइम तो लगेगा ही। ठीक है, सो ऐसा है। सो ड्यूटी नॉट टू मिक्स द गुड्स बेल्ड विथ हिज ओन गुड्स, तो खुद के गुड्स से उसको मिक्स नहीं करना है, जोड़ना नहीं है। इट इज ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ द बेली दैट ही शुड नॉट मिक्स हिज ओन गुड्स विथ दोज ऑफ द बेलर विदाउट बेलर्स कंसेंट। These words are important. If the goods are mixed with consent of the baler, there is no breach of duty, and the baler and the bailee shall have an interest in proportion to their respective shares in the mixture thus produced. But if the bailee, sections याद नहीं रखना है, जहां रखना है वो ऑटोमेटिक हो जाएंगे। ठीक है, जैसे हम कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली सेक्शंस पूरे याद होते जाएंगे जितने भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, so but if the bailee without the consent of baler mixes up his own goods with those of the baler, whether intentionally or even accidentally, गलती से भी हो गया, समझो मैंने अपने दुकान में रखा था दोनों गुड्स, मेरे दुकान के नौकर को पता नहीं था, उसने गुड्स मिक्स कर दिया, गलती से हुआ है, तो भी यहां मैं जिम्मेदार रहूंगा। सो mixes up his goods with with those of the baler, whether intentionally or accidentally, the following rules apply. एक, the goods can be separated और divided तो जिनको अलग कर सकते थे वो, the property in goods remains in the parties respectively, but the bailee is bound to bear the expenses of separation as well as any damage arising from the mixture। तो अलग कर सकते हैं तो अलग करो, लेकिन अलग करने का खर्चा जो है वो सब बेयर करेगा बेली। इलस्ट्रेशन, A bales 100 bales of cotton, so A bales 100 bales of cotton, bales यानी वो जो डल्ले बना के रखते हैं, ऐसे बड़े बड़े डब्बे टाइप बना के रखते हैं, these are called as bales. So A bales 100 bales of cotton marked with a particular mark to B. B without A's consent mixes the 100 bales with other bales of his own bearing a different mark. A is entitled to have his 100 bales returned, and B is bound to bear all the expenses incurred in the separation of the bales and any other incidental damage. ठीक है, सिंपल। फिर B, where the goods mix cannot be separated, the bailee must compensate the baler for his loss. So A bales a barrel of Cape flour, so Cape flour means
आटा है एक प्रकार का, वर्थ ₹45 टू बी, तो 45 रुपए पर किलो का वो आटा था। बी विदाउट ए's कंसेंट मिक्सेस द फ्लोर विथ कंट्री फ्लोर, तो देसी आटा जो है ऑफ हिज ओन, वर्थ ओनली ₹25 अ बैरल। बी मस्ट कॉम्पेंसेट ए फॉर द लॉस ऑफ हिज फ्लोर, तो जो भी उसका आटा है उसका नुकसान हुआ है क्योंकि अब क्वालिटी खराब हो गई, सो ऐसे केसेस में उसको कंपेंसेट करना पड़ेगा। बेली विल बी लायबल टू कॉम्पेंसेट द बेलर, एंड यहाँ पे जो मिक्सचर तैयार हुआ है वो फिर बेली खुद रख सकता है, ठीक है। ही कैन सर्टनली कीप द मिक्सचर, सो ये भी लिख लेते हैं हम, ही कैन कीप द मिक्सचर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, सो सिंपल है। एक क्वेश्चन दिख रहा है, और भी कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन दिख रहा है, सर क्या बेलर गुड्स लेने से मना करके पैसे क्लेम कर सकता है सेपरेबल गुड्स में? नहीं, वहाँ नहीं कर सकता, तो राइट्स और ड्यूटीज़ जो है लिमिटेड रहेंगी, सो ऐसा नहीं कर सकते। वो करके दे रहा है अलग, हाँ ऑफकोर्स टाइम लग रहा है और टाइम के कारण नुकसान हो रहा है तो वो नुकसान की भरपाई करवा सकता है, तो ही कैन ऑल्सो क्लेम डैमेजेस। अलग तो करके देंगे, इसके अलावा डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, बट वो ये नहीं बोल सकता कि हम कैंसिल करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे कैंसिल करने का राइट नहीं होता। हम देखेंगे कैंसिल करने के राइट कब कब होते हैं, सो आगे पढ़ेंगे अपन कि कौन कौन से केसेस में हम गुड्स का जो कैंसलेशन है यानी बेलमेंट का कैंसलेशन है कर सकते हैं, ठीक है। तो दो प्रकार से हम उसको डिवाइड करेंगे, कभी कभी टर्मिनेट कर सकते हैं हम जब ग्रेटिशियस बेलमेंट है, और कभी नॉन ग्रेटिशियस बेलमेंट है तब हम टर्मिनेट कर सकते हैं, दोनों में अलग रूल्स लगते हैं। तो इसीलिए जो इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं ना, जो 4 केसेस अलग अलग देखे अपन ने, वो सबका इंपॉर्टेंस अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा। सो ऐसा है। और कोई डाउट है यहाँ तक के किसी भी व्यक्ति को? समझ में आ रही है चीज़ें? तो अभी तो बस शुरुआत हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। वो एक है सिर्फ कि आखिरी लेक्चर होता है यहाँ पे, और सुबह से आप बैठे रहते हैं तो एक थोड़ा सा आपको बोरियत महसूस हो सकती है, बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि जो भी आपको चाहिए, सो मैं कुछ ना कुछ एग्जांपल्स के थ्रू, हाँ मैं ऐसा नहीं करूँगा कि भाई डांस वांस करके बताओ, आप बोलोगे सर डांस करके बताओ ना, थोड़ा बोर हो रहा है, तो मैं डांस कर रहा, तो ऐसा नहीं होगा, तो वो डांस वांस नहीं होगा। बट हाँ बाकी चीज़ें, हाँ लेकिन जब फिजिकल क्लास होती है ना तो डांस वांस भी करते हैं उसमें बच्चे, पता है आपको, तो होता है फिजिकल क्लास में थोड़ा अलग चीज़ें होती है। खैर अभी ठीक है, चलता है, मुझसे भी डांस करवाते हैं बच्चे लोग, ठीक है। हाँ आगे बढ़ते हैं। और कुछ वर्ड्स, ये जो वर्ड्स है ना, वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट कंसेंट, वैसे ही फोर्थ पॉइंट, फोर्थ ड्यूटी, ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स। अगेन इंपॉर्टेंट वर्ड्स, विदाउट डिमांड, बिना मांगे गुड्स वापस करना पड़ता है। विदाउट डिमांड, अगेन विदाउट डिमांड आर इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो बच्चे भूल जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ हमारे मार्क्स खत्म होते हैं, कम हो जाते हैं। ये सिर्फ इतना वर्ड नहीं लिखे ना विदाउट डिमांड, तो समझो 4 मार्क का क्वेश्चन है तो 2 मार्क मिलेंगे, 2.5 मार्क मिलेगा। 5 का क्वेश्चन है तो 2.5 मार्क 3 मार्क मिलेगा, तो सीधा 2 मार्क खत्म। तो ये कुछ वर्ड्स इंपॉर्टेंट होंगे, क्वेश्चंस देखेंगे अपन, सो उसके साथ मैं और बताऊंगा। तो ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स विदाउट डिमांड, तो बिना डिमांड के वापस करना है। एज सुन एज द पर्पज इज अकम्प्लिस्ड, आपको वापस कर देना है। आपका काम हो गया, आपने वापस कर देना। कितने टाइम के अंदर? अब सवाल आएगा कितने टाइम के अंदर? सर मैंने कार लेके गया था, मेरा काम हो गया तो तुरंत वापस ला दूंगा क्या? तो नहीं, विद इन अ रीजनेबल टाइम। ऐसा नहीं कि अरे अरे काम हुआ चलो चलो वापस, एकदम नहीं। सो रीजनेबल टाइम। नाउ व्हाट इज द रीजनेबल टाइम? इट विल डिपेंड ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेज ऑफ ईच केस। जब भी रीजनेबल टाइम वर्ड यूज किया जाता है, दैट मीन्स वो डिपेंड करेगा कौन सी चीज़ की बात हो रही है। तो जो चीज़ की बात हो रही है उस हिसाब से देखा जाएगा। जैसे कि अगर आप पिज़्ज़ा मंगाते हैं
तो पिज्ज़ा कब तक आ जाता है? पिज्ज़ा आ जाता है 30 मिनट्स में, 45 मिनट्स में, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में आपके घर पे आ जाता है। वो पिज़्ज़ा दूसरे दिन आएगा तो आप नहीं रखोगे, क्योंकि रीजनेबल टाइम निकल चुका है। वहीं अगर कार वगैरह की बात है तो शायद हो सकता है 2-5 घंटे हो गए, आपका काम हुआ था सुबह, आपने बोला शाम को मैं वापस कर दूंगा, तो चलेगा, रीजनेबल होना चाहिए, ठीक है। सो विद इन अ रीजनेबल टाइम वापस किया जाता है। अगर कभी कोई दिन बताया तो फिर उस दिन, अगर बोला था कि भैया 6 तारीख को वापस कर देना, तो 6 तारीख को वापस होगा। अगर कोई दिन नहीं बताया है सो ऐसे केस में विद इन अ रीजनेबल टाइम, ठीक है। सो ऐसा है। तो अगर टाइम वगैरह कुछ बताया है तो उस टाइम पे वो वापस करना पड़ता है। आप कई बार चीज़ें लेके आते हैं ना ऐसा किराए से, तो उसका टाइम होता है। बचपन में आपने, खैर आप लोगों के बचपन में ऐसा नहीं होगा, हमारे बचपन में ऐसा होता था कि किराए से साइकिल लेके आते थे बच्चे सीखने के लिए, तो उसका टाइम होता था 1 घंटे में, फिर वापस करना पड़ता था। तो उसके 2 रुपये लेता था वो, 2 रुपये में वो साइकिल चलाने को देता था। तो ऐसा होता था। सो ये जो है ये वापस करना है। अगर टाइम बताया तो उस टाइम पे, टाइम नहीं बताया विद इन अ रीजनेबल टाइम, बट विदाउट डिमांड। ऐसा नहीं कि वो आएगा आपके पास, अरे हाँ चलो वापस करो वापस करो, नहीं, आपको खुद को वापस करना पड़ता है विदाउट डिमांड, ठीक है। जैसे ही पर्पस हो गया विदाउट डिमांड एंड विद इन अ रीजनेबल टाइम। एग्जाम्पल्स हैं 2-3, एक बुक बाइंडिंग वगैरह का एग्जाम्पल है, देखते हैं। सो देखो, ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स, रिटर्न करना है। इट इज द ड्यूटी ऑफ बेली टू रिटर्न द गुड्स, टू रिटर्न और डिलीवर अकॉर्डिंग टू द बेलर्स डायरेक्शन। तो या तो रिटर्न या फिर डिलीवर अकॉर्डिंग टू द बेलर्स डायरेक्शन। जैसा मैंने बताया था, कभी कभी होगा मैं वापस ले लूंगा, कभी कभी होगा मैं वापस नहीं लूंगा, लेकिन मैंने बता दिया कि इसको क्या करना है, सो मैंने उसको बोल दिया कि ये आगे इधर भेज दो, तो वैसा कर दिया जाएगा। विदाउट डिमांड, दीज वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट। विदाउट डिमांड, एज सुन एज द टाइम फॉर विच दे वर बिल्ड एक्सपायर्स। जैसे ही टाइम कंप्लीट हो गया, अगर टाइम था तो, और टाइम नहीं था तो एज सुन एज द पर्पज फॉर विच दे वर बिल्ड हैज बिन अकम्प्लिश्ड। तो जैसे ही काम कंप्लीट हो गया आपने वापस कर देना है। वेयर देर आर सेवरल जॉइंट बेलर्स, अगर जॉइंट बेलर्स हैं, 3 ओनर थे, मैं, मेरी फ्रेंड कैटरीना और मेरी एक और फ्रेंड दिशा, हम 3 फ्रेंड हैं, मैं, कैटरीना और दिशा, तीनों ने मिलकर हमने एक कार खरीदे थे। अब ये जो कार है, ये कार किसी के पास अगर हमने किराए से दिए हैं, बेलमेंट पे दिए हैं, तो वो किसी एक को भी लाके वापस कर सकता है, या तो कैटरीना को दे दे, या दिशा को दे दे, या मुझे दे दे, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। अगर स्पेसिफिक कुछ बोला था कि मुझे लाके देना तो वैसा होगा, कुछ नहीं बोला था तो तीनों में से एक को लाके दे देगा तो दैट विल बी सफिशिएंट। सो वेयर देर आर सेवरल जॉइंट बेलर्स, द बेली में रिटर्न द गुड्स टू एनी वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स, किसी भी एक के पास वो जाके वापस कर सकता है। When the Bailey fails, so Bailey CA कर रहा था नहीं, so Bailey fails, so where the Bailey fails to return the goods, जब वो रिटर्न नहीं करता है, रिटर्न करने से मना कर देता है या नहीं करता है, लेट हो जाता है, एट द प्रॉपर टाइम, ही बिकम्स रिस्पॉन्सिबल टू द बेलर। अब कोई भी नुकसान होगा तो अब जिम्मेदारी हो गई बेली की। सो he becomes responsible to the baler for any loss, destruction, deterioration of the goods from that time. अब इसके बाद कोई नुकसान होगा तो अब बेली जिम्मेदार है, क्योंकि he should have returned, even if यहाँ पे एक्सीडेंटल लॉस हो, ऑटोमेटिक लॉस हो, नेचर के कारण लॉस हो, तो भी जिम्मेदारी हो गई अब बेली की। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो नेटवर्क वैसे ठीक है, बीच में गया होगा हल्का सा, सो इसीलिए आवाज़ थोड़ी सी स्ट्रेच हुई होगी, तो ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं अपन, और बैकअप भी पूरे अवेलेबल हैं, मैं वीडियोस डाल चुका हूँ यूट्यूब पे, सिर्फ उसके लिंक जो है वो अपना ऐप वगैरह में नहीं डाला हूँ, तो ऐप में अभी अवेलेबल होने के हैं, बाकी यूट्यूब पे मेरे वीडियोस अभी अवेलेबल होते जा रहे हैं, तो मैं आपको आज के आज ऐप में भी बैकअप्स अवेलेबल कर दूंगा। तो जैसे ये वॉइस छूट जाती, बीच में कुछ दिक्कत आती, तो यू कैन कवर दैट पॉइंट फ्रॉम वीडियोज एज वेल, ठीक है। सो where the bailey fails to return the goods at the proper time, he becomes responsible to the baler for any loss, again any loss,
destruction or deterioration of the goods from that time. And again this is an absolute loss. तो ये भी absolute रहेगा 100%. So एक केस दिया है, केस याद रखने की जरूरत नहीं है, रामपाल वर्सेस गौरीशंकर. अब पौनी, अब ये वर्ड्स हम देखने के, अभी पौनी और पॉनर क्या होता है. तो पौनी मीन्स एक खास प्रकार का जो बेलमेंट होता है. बेलमेंट में क्या होता है कि एक व्यक्ति दूसरे को गुड्स देता है, दूसरा यूज करके गुड्स वापस कर देता है. पौनी ये अलग केस में आता है. जो बेली होता है, बेली को ही प्लेज के केस में पौनी बोलते हैं. तो पौनी, और बेलर को प्लेज के केस में पॉनर बोलते हैं. ठीक है, और भी नाम है इनके, प्लेजर और प्लेजी. ठीक है, देखेंगे बाद में. सो समझो बेलर है, बेलर ने एक गोल्ड रिंग दिया था बेली के पास और बदले में लोन लेके आया था, समझो 10,000 रुपए. तो यहां पे हम जनरली पॉनर और पॉनी वर्ड यूज करेंगे क्योंकि ये क्या है, गिरवी रखा है. सो सोना रखा और कैश लेके आया, उधारी. अब यहां होना क्या चाहिए ना, जैसे ही ये उधारी चुका देता है, इसने ले जाके पैसा दे दिया, 10,000 रुपये वापस कर दिया. पौनी का काम था तुरंत उसने गोल्ड रिंग वापस करना चाहिए. अगर नहीं करता है, समझो उसने बोला मैं रिंग कल ला देता हूं आपको, कल दे दूंगा, और इस बीच अगर चोरी हो गई, रात को समझो उसके यहाँ चोरी हो गई और ये गोल्ड रिंग गुम गई, तो ऐसे केस में अब बेली जिम्मेदार होगा. ठीक है, भले नुकसान जो है वो एक्ट ऑफ गॉड भी हो, कुछ भी हो, तो भी यहाँ पे अब बेली या पौनी जिम्मेदार होगा. तो यही चीज गौरीशंकर और रामपाल के केस में बताई गई थी. व्हेन द पौनी रिफ्यूज टू रिटर्न द गुड्स इवन आफ्टर द टेंडर ऑफ डेट बाय द पॉनर. डेट वापस करने के बाद, टेंडर यानी ऑफर. ठीक है, इवन आफ्टर द ऑफर ऑफ डेट बाय द पॉनर एंड द गुड्स हैविंग बीन सब्सिक्वेंटली स्टोलन, बाद में चोरी हो गए, ही वॉज हेल्ड लायबल. सो पॉनी वॉज हेल्ड लायबल. तो पॉनी यानी कौन? सो जब प्लेज का केस होता है तो बेली को ही हम पॉनी बोलते हैं. ठीक है, सो आप बेली भी ध्यान रख सकते हैं. तो सेम चीज़ है, अभी हम प्लेज पढ़ने के हैं. प्लेज के केस में जो बेली होता है उसका नाम बदल जाता है, उसको हम पॉनी बोलते हैं. प्लेज इज ऑल्सो अ स्पेशल टाइप ऑफ बेलमेंट ओनली. ठीक है, फिर एक और केस दिया है, इन शॉ एंड कंपनी वर्सेस सिमंस एंड सन्स द प्लेंटिफ्स बुक्स. इसमें ऐसा हुआ था कि एक व्यक्ति था, जैसे हम लोग होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो बुक्स हैं, ये बुक्स प्रिंट होती हैं, प्रिंट होने के बाद ये बाइंडिंग के लिए किसी दूसरे के पास भेजी जाती हैं. तो हमने यहाँ पे जो पेपर्स थे, पेजेस थे, ये दिया इसको बोला बाइंड करके वापस दो. इसने गुड्स को बराबर बाइंड कर लिया. अब बाइंड करने के बाद इसने क्या करना चाहिए था, विद इन अ रीजनेबल टाइम ये वापस कर देना चाहिए था. काम हो गया, फिर भी ये वापस ही नहीं किया. और यहाँ हमको मांगने की जरूरत नहीं, यहाँ ऐसा नहीं होगा कि शर्मा जी आप तो मांगने ही नहीं आए, तो मांगने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे क्या करना चाहिए, सो इसने खुद से जैसे ही काम हो गया ना, ये गुड्स वापस कर देना चाहिए. इसमें ये केस में ऐसा हुआ कि इसने वापस नहीं किया, काम हो गया था, 2 दिन हो गए, फिर भी अभी तक वापस नहीं हुआ. अब क्या हुआ, 2 दिन बाद यहाँ पे लग गई आग और ये जो गुड्स थे ये हो गए डिस्ट्रॉय, खत्म हो गए, नेस्त नाबूद हो गए. अब यहां सवाल यह आया कि नुकसान किसका, एक्सीडेंटल फायर थी. तो इनकी गलती नहीं थी, इन्होंने रीजनेबल केयर किया, एक्सीडेंटल फायर थी, तो इनकी गलती नहीं थी. फिर भी यहां पे अब नुकसान किसका होगा, सो बेली का. बेली विल कॉम्पेंसेट दी बेलर, तो बेली पैसे भर के देगा. सो ये बताया गया था शॉ एंड कंपनी वर्सेस सिमंस एंड सन्स के केस में. द प्लेंटिफ्स बुक्स, तो प्लेंटिफ ने कुछ बुक्स दिया था, which were given for binding were not returned within a reasonable time. तो reasonable time में वापस हो जाना चाहिए. Even after the work is done and without demand. यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि भाई तुम तो पूछने ही नहीं आए इसलिए हमने नहीं भेजा, तो वैसा नहीं. So without demand,
बेली वॉज हेल्ड लायबल डिस्पाइट द बुक्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय एन एक्सीडेंटल फायर। भले एक्सीडेंटल फायर थी बट फिर भी बेली विल बी हेल्ड लायबल। ठीक है, सो जो चीज़ ली थी वो चीज़ वापस करना ये भी जिम्मेदारी होती है। और आखिरी जिम्मेदारी ड्यूटी टू रिटर्न या डिलीवर एक्रीशन। एक्रीशन यानी जो नेचुरल इंक्रीज होती है, बढ़त होती है, एक्रीशन वापस करना पड़ता है। एक्रीशन का मतलब होता है प्रॉफिट्स, जो नेचुरल बढ़त होती है। हाँ, एक क्वेश्चन आया है, सर अगर गोल्ड के प्राइस कम हो गए फिर भी पॉनी लायबल होगा ना ये एनी टाइप ऑफ लॉस में रिकवर करने? नहीं, गोल्ड के प्राइस कम होने में लायबल नहीं होता अनलेस वो बेचना होगा। अगर मैं बेचने के लिए जाने वाला था लेकिन उसने नहीं दिया इसीलिए मैं नहीं बेच पाया तो मेरा नुकसान हुआ, तो मैं उससे रिकवर कर सकता हूँ। ठीक है, सो मैं बेली को लायबल ठहरा सकता हूँ। पर अगर बेचने के लिए नहीं था और रखा है, उसके यहाँ भाव कम हो रहा है, मैं वापस लेके आ रहा, मैं बोल रहा सस्ता हो गया अब तो वहां थोड़ी लॉस हुआ है। तो एक्चुअल लॉस जब भी होगा तब आप रिकवर कर सकते हैं। इफ देयर इज नो एक्चुअल लॉस तो कोई दिक्कत नहीं है, उसने आज के बदले कल दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो भाव कम होने से अगर नुकसान होगा तो यू कैन रिकवर। तो कॉम्पेंसेशन की बात तभी आती है जब नुकसान होगा। अगर नुकसान ही नहीं हुआ तो कोई डैमेजेस नहीं, कोई कॉम्पेंसेशन नहीं। ठीक है, सो ड्यूटी टू डिलीवर एक्रीशंस, बढ़त। सो जो भी बढ़त होती है, अब कार के एग्जाम्पल में तो कोई बढ़त नहीं होगी, पर समझो यहीं पे गाय का एग्जाम्पल है, काऊ। सो एक गाय है, ये गाय बछड़े को जन्म दे देती है। चलो गाय बना ही लिया आज मैंने। तो ठीक है, गाय है, ये गाय बछड़े को जन्म देती है। अब ये बछड़ा क्या है? बछड़ा जो है ये एक्रीशन कहलाता है, बढ़त। तो ये जो ग्रोथ है, सो मैंने जब गुप्ता जी के पास गाय रखा था तो गुप्ता जी जब मैं वापस आ गया तो गाय तो वापस कर दी है लेकिन बछड़ा वापस नहीं कर रहे। उनके अंदर की ममता जाग गई है, बोले बछड़ा मेरे यहाँ हुआ था, बछड़ा तो मेरा है। तो ऐसा नहीं चलेगा, आपको बछड़ा भी वापस करना है। ठीक है, सो गाय और उसके साथ जो बढ़त है, बढ़त में इवन मिल्क भी कवर होता है, वैसे इवन डंग भी, गोबर वोबर भी कवर होता है, गोबर भी नेचुरल इंक्रीज है, सो वो भी कवर होगा। बट अब वो सब उतना अपन डीप में नहीं देखते, बट एक्चुअल देखो तो इस पे भी अधिकार बेलर का होता है। गोबर बेच के पैसे आएंगे, बेलर को मिलना चाहिए। दूध बेच के पैसे आएंगे, बेलर को मिलना चाहिए। ठीक है, सो जितने भी नेचुरल एक्रीशंस हैं, ये सब नेचुरल एक्रीशंस हैं ओनर के, बेलर के। जैसे मैंने समझो शेयर्स रखा था, कहीं पे गिरवी रखा था और मैंने उधारी लेके आया था एज अ प्लेज, मैंने शेयर्स दे दिया था इसके पास। अब वो शेयर्स पे बोनस दे दिया, बोनस शेयर्स दिए गए। सो बोनस शेयर्स क्या बेली रख लेगा क्या? वो बोलेगा नहीं नहीं, बोनस तो मेरे पास आया था, ये ओरिजिनल शेयर रखो, बोनस शेयर मेरे। सो नहीं, बोनस शेयर भी रिटर्न करना पड़ता है। सो रिटर्न अलोंग विथ एक्रीशंस, जो भी बढ़त है, नेचुरल इंक्रीज है, वो सब वापस करना पड़ता है। तो वही दिया है, देखते हैं। सो ड्यूटी टू डिलीवर एक्रीशंस, एनी एक्रीशन, एक्रीशन मीन्स बढ़त। So it is the duty of the bailee to deliver the bailor any natural increase or profit accruing from the goods bailed unless there is a contract to contrary। इसके अपोजिट एग्री किया होगा तो वैसा होगा, कुछ नहीं एग्री किया है तो ये रूल अप्लाई होते हैं। दैट मीन्स ही विल हैव टू रिटर्न इवन दी एक्रीशंस। इलस्ट्रेशन दिया है, ए लीव्स अ काउ, तो लीव्स यानी पत्तियां नहीं, अरे वो वाली लीव्स नहीं, ए लीव्स अ काउ, ए ने गाय रख के आया इन द कस्टडी ऑफ बी, बी के पास, टू बी टेकन केयर ऑफ। द काउ हैज अ काफ, उसको बछड़ा हो गया, काफ। सो द काउ हैज अ काफ। बी इज बाउंड टू डिलीवर द काफ एज वेल एज द काउ टू ए, तो उसको गाय और बछड़ा दोनों वापस करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल। हाँ, और वो एक और एग्जांपल दिया था मैंने शेयर्स, उस पर बोनस शेयर्स दे दिए, सो बोनस शेयर्स भी रिटर्न करना पड़ेगा। एक नोट दिया है, अब ये जो नोट है सिंपल शब्दों में बता देता हूं। ये नोट सिर्फ ये बोल रहा है कि ये जो ड्यूटीज हैं बेली की,
अगर आप इसी को बेलर के एंगल से देखें तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो ड्यूटीज ऑफ बेली है ये एक्चुअली बेलर के अधिकार बन जाएंगे? तो यस, हम यहां बोल सकते हैं बेली की ड्यूटी है रीजनेबल केयर करना, बेलर का राइट है कि बेली ने रीजनेबल केयर करना चाहिए, अगर नहीं करेगा तो ही कैन क्लेम डैमेजेस। बेली की जिम्मेदारी है अनऑथोराइज्ड यूज नहीं करना, बेलर का ये अधिकार है कि अनऑथोराइज्ड यूज नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो डैमेजेस। बेली की जिम्मेदारी है गुड्स को मिक्स नहीं करना विदाउट कंसेंट, बेलर का ये अधिकार बन जाता है। वैसे ही रिटर्न करना ये बेली की जिम्मेदारी है, रिटर्न लेना मांगना ये अधिकार हो जाएगा। एक्रीशंस वापस करना बेली की जिम्मेदारी है और एक्रीशंस वापस क्लेम करना बेलर का अधिकार बन जाएगा। तो दीज आर अपोजिट राइट्स, यानी अगर बेलर के राइट्स हैं तो बेली की ड्यूटीज, बेली के राइट्स हैं तो बेलर की ड्यूटीज, इस प्रकार से ये ट्रांसफर हो जाते हैं। तो देखेंगे अपन, अभी तो बात बची हुई है। अब ये वैसे आपको रटने की जरूरत नहीं है, वैसे रटने की जरूरत नहीं है, आपको याद रखने की एकदम रटते बैठे इसकी जरूरत नहीं है, आपको केस स्टडीज आएंगी इनके ऊपर। पर फिर भी अगर आपको लगता है तो आप इसको याद रखने के लिए ऐसा याद रख सकते हैं कि जब मिस्टर बी मिस्टर ए के पास से गुड्स लेके आते हैं तो मिस्टर बी क्या बोलते हैं? मिस्टर बी बोलते हैं चलो बाद में मिलते हैं, सी यू मिस्टर ए, सी यू मिस्टर ए, और यहाँ से आपके एक एक पॉइंट्स निकल के आते हैं। सी से केयर रीजनेबल केयर, यू से यूज़ अनऑथराइज यूज़, एम से मिक्स, आर से रिटर्न, ए से एक्रीशन। तो ऐसा वैसे याद रखने की ज़रूरत है नहीं, बट फिर भी कुछ बच्चे बोलते हैं सर निमोनिक्स, ठीक है। एक क्वेश्चन आया है एक्रीशन का भी रीजनेबल केयर करना ड्यूटी, हाँ ज़रूर, जाहिर सी बात है। ऐसा थोड़ी करेंगे अपन कि गाय को अपन ने, बारिश आ रही थी, गाय को अपन ने अंदर कर लिए शेड के अंदर, और जो बछड़ा था वो बछड़े को बाहर रहने दिए, उसको भीगने दिए, बेचारा खांस रहा है, खांसी हो गई उसको कैसा लगेगा? बछड़ा खांस रहा है जो भी है। खैर आज मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, आज पोले का दिन है तो आज बैल वैल का मजाक नहीं उड़ाते, तो ठीक है। आपको भी आपके फ्रेंड्स ने हैप्पी बर्थडे बोला होगा, तो मुझे भी बोला होगा तो मेरे भी फ्रेंड्स हैं ऐसे, आपको लगता होगा सर आप लोग भी, हाँ हम लोग भी ऐसे ही करते हैं। तो हम लोग भले ही सीए हो गए लेकिन दोस्त लोगों के मैसेज आते रहते हैं, अरे भाई हैप्पी बर्थडे, फिर अपन लिख के भेजते हैं अरे थैंक यू भाई सेम टू यू। सो 2 दिन ऐसा होता है, एक पोले के दिन होता है और दूसरा नाग पंचमी के दिन, तो ये 2 दिन ऐसा होता है। चलो एक क्वेश्चन और आ गया है, देखते हैं। सर प्लेंटिफ ने जो पेपर्स दिए थे वो बेली ने बाइंड ही नहीं किए विद इन रीजनेबल टाइम, तो वो अपन देखेंगे। तो वो फिर से अधिकार में आ रहे हैं अपन, बेलर के अधिकार, काम पूरा करना चाहिए, ये भी तो जिम्मेदारी है ना, तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, तो अगेन वहाँ पे भी लायबल होगा। तो हाँ विद इन रीजनेबल टाइम नहीं किया तो हाँ, लेकिन अगर उसका काम ही नहीं हुआ था तो भी बेलमेंट तो है ना, बाइंड नहीं हुआ है उससे कोई लेना देना नहीं, बेलमेंट तो हुआ ना, गुड्स का पोजीशन ट्रांसफर हुआ है ना, तो यहाँ पे भी जिम्मेदारी तो रहेगी, ठीक है। हाँ एक और क्वेश्चन आ गया है कृष्णल का, जो काफ का एक्स्ट्रा कॉस्ट था जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था वो बेली रिकवर कर सकते, हाँ वो अभी देखने के अपन, इवन गाय का खर्चा रिकवर कर सकते, वो अपन देखेंगे, इसीलिए मैंने 4 एग्जाम्पल दिया हूँ। तो आपका क्वेश्चन एकदम अच्छा है, एकदम सटीक टू द पॉइंट क्वेश्चन है, बट इसके बारे में अपन अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो अगली क्लास में हम ड्यूटीज ऑफ बेलर देखेंगे, उसमें अपन ये सब चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो इसकी ड्यूटीज अभी बाकी है, अभी एक की ड्यूटीज हमने देखे, दूसरे की ड्यूटीज अभी बाकी हैं, और उसके बाद क्वेश्चंस भी देखेंगे, बट एक बार बुक आ जाए, क्वेश्चन बैंक आ जाए आपके पास तो अपन देखेंगे, ठीक है। तो तब तक लगे तो मैं आपके पास पीडीएफ शेयर कर दूंगा एक एक चैप्टर की, तो यू कैन रेफर दैट पीडीएफ और उससे भी क्वेश्चंस वगैरह अपन देख सकते हैं। सो ठीक है, और कोई डाउट होगा तो आप पूछ लो, नहीं तो आज की क्लास को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। चलो ठीक है, एक बार घर पे सिर्फ रिवाइज करो, जितना हम पढ़ रहे हैं उतना पढ़ो, दैट विल बी सफिशिएंट। और मैं पीडीएफ फिर से शेयर कर देता हूँ, तो जो बच्चों ने लेट ज्वाइन किए हैं तो उनको भी पीडीएफ मिल जाएगी, सो दे कैन कवर इट थ्रू दी
PDF जब तक कि आपको फिजिकल बुक्स नहीं प्राप्त होती। ठीक है, सो लेट्स कंक्लूड, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। धीरे धीरे हम टाइम बढ़ाएंगे जैसा कि मैंने आपको बताया था। सो थोड़ा थोड़ा अभी तो हम ऐसे ही चलने देते हैं, बट जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा तो अपन फिर पूरी 1.5 आवर्स यानी 1 घंटा 30 मिनट की 1.5 घंटे की क्लास अपन रेगुलरली लेंगे। और आगे अगर ज़रूरत पड़ती है तो वी विल इवन इंक्रीज इट बाय 10 मिनट्स। ठीक है, 10 मिनट्स और बढ़ा सकते हैं अपन। तो ठीक है, लेट्स कंक्लूड टुडेज क्लास। अगली क्लास में अपन आगे की चर्चा करते हैं। चलिए, थैंक यू।